देखिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें। जो कल किया सबसे पहले उसको फटाफट रिवाइज कर लेते ताकि वो वाला पार्ट रिवाइज हो जाए आपका। चैप्टर नंबर 3 में अपन ने क्या पढ़ा था अभी तक? सर कुछ रीजंस था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, जो नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे कब? 1991 में। उसके पहले होने का कुछ रीजंस था आपका। ठीक है, वो रीजंस क्या था वो आप लोगों ने, मैंने कहा था आपको 6 मार्क के हिसाब से आपको पूछता है। रीजंस क्या क्या था सर? सबसे पहला पॉइंट था आपका इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था, इसकी वजह से पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर हुआ। पुअर परफॉर्मेंस के चक्कर में देश में क्या हुआ? बहुत खर्चा हो रहा था, डेफिसिट इन बीओपी। उसको कवर अप करने के लिए रिजर्व अपना क्या हो गया? कम हो गया अल्टीमेटली उसके लिए। और आपने डेट्स लिया और देश में क्या बढ़ गया आपका? इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया था। क्या बोल रहे हैं? माइक म्यूट है। माइक तो म्यूट नहीं है। एक बार चेक करो अभी। ठीक है, तो एक बार पहले वापस क्या था? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, डेफिसिट इन बीओपी, लीडिंग टू अ फॉल इन रिजर्व्स। टैक्स लिया आपने, इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया आपका। अंदर का पॉइंट याद है ध्यान में आपका? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट में दो लोग सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया था, अपना खर्चा वाज मोर देन द रेवेन्यू। और जो मेनली वो लोग जो लोन भी ले रहा था वो किसके पर्पस के लिए ले रहा था? खाली कंजम्पशन नीड्स के लिए। नंबर 2 क्या था आपका? पुअर परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा था आपका? डिसअपॉइंटिंग। कुछ इंडस्ट्रीज के अलावा परफॉर्मेंस कैसा था आपका? डिसअपॉइंटिंग ही था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या था आपका? डेफिसिट इन पीओपी, बिकॉज योर इंपोर्ट्स वर मोर देन योर एक्सपोर्ट्स। इवन दो टैरिफ्स लग गया उसके बाद भी इंपोर्ट्स में बहुत ज्यादा राइज हुआ था और एक्सपोर्ट्स में इतना इंक्रीज नहीं था बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक था लो क्वालिटी, दूसरा क्या था आपका? हायर प्राइसेस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आपका? फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लोएस्ट लेवल तक पहुंच गया था ड्यू टू टू रीजंस। क्या क्या था आपका? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा था, और नंबर 2 ह्यूज इंटरेस्ट ऑन द लोन टू बी रीपेड। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ? आपने लोन वगैरह लिया बिकॉज आपका इनकम वाज लेस देन द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, लीडिंग टू व्हाट? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। क्योंकि ओवरऑल मनी सप्लाई क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। इसकी वजह से देश में क्या क्रिएट हो गया था? इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस क्रिएट हो गया था। अंदर के सारे पॉइंट्स हो गए या नहीं हो गए? ठीक है, छह के छह पॉइंट, इज इट क्लियर? ठीक है, याद हो गया, दिमाग में सेट हो गया। मेजर रीजन बार बार करवाने का यही है कि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, चलेगा, बिल्कुल आगे बढ़ सकता हूं मैं। आप मुझे नेक्स्ट बताइए, इसकी वजह से देश में हम लोगों ने कितना बिलियन डॉलर का लोन मांगा था? 7 बिलियन डॉलर का लोन मांगा था टू आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, उन्होंने हाँ तभी किया है आपको, प्रोवाइडेड 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्या क्या? प्राइवेट सेक्टर में जो रेस्ट्रिक्शंस था उसको हटाने का, गवर्नमेंट का रोल को कम करने का, और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने का। तो रेस्ट्रिक्शंस रेस्ट्रिक्शन दो था आपका। क्या क्या? प्राइवेट के ऊपर, ट्रेड के ऊपर। और गवर्नमेंट का रोल क्या कर रहा है आपको? कम कर रहा है। इसलिए क्या इंट्रोड्यूस किया था? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन जुलाई 1991। इसको दो मेजर्स में डिवाइड किया था, एक था स्टेबलाइजेशन मेजर, एक था स्ट्रक्चरल। स्टेबलाइजेशन में क्या था? पहले चीजों को ठीक करो, यानी कि बीओपी को बैलेंस करो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। अंडरलाइन कर लीजिए किसी का नहीं किया हो तो। वीकनेस, करेक्टिंग व्हाट? द वीकनेस इन बीओपी एंड कंट्रोलिंग व्हाट? इन्फ्लेशन। ये क्या था आपका? स्टेबलाइजेशन फंक्शन। और स्ट्रक्चरल क्या था? एफिशिएंसी को बढ़ाना, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने का। ठीक है, तो करेक्टिंग द बीओपी सिचुएशन हो गया स्टेबलाइजेशन मेजर। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अ स्टेबलाइजेशन मेजर। एफिशिएंसी को बढ़ाना बिकम्स अ स्ट्रक्चरल मेजर, एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव को बढ़ाना क्या हो गया आपका? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो चुका था। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। ठीक है, केवल पॉइंट्स देके करने का, अंदर का पार्ट इतना डिटेल में नहीं पढ़ने का आप लोगों को। ठीक है, आ गया तो बाई चांस पॉइंट का आ गया तो लिख लेने का। ठीक है, चलेगा। देन एलपीजी वाला पॉइंट था आपका। सबसे पहले कल अपन डिस्कस किया था कौन सा? लिबरलाइजेशन वाला। ऑलमोस्ट अपन खत्म कर दिया था, लास्ट का पार्ट थोड़ा फटाफट कर लेता अपन, उसको भी फटाफट रिकॉल कर लेते हैं पहले। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था आपका? मुझे बताइए क्या था आपका? एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन को क्या करना है आपको? हटाना है। तो रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस को हटाना है। और गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। हटाना दो चीज को है, एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस। रिमूव और रिड्यूस किसको करना है? गवर्नमेंट का कंट्रोल को, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। तो मुझे बताया सबसे पहले क्या बोला? रिमूवल ऑफ व्हाट? ठीक है, रिमूवल द एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट। ठीक है, उसके अलावा क्या था आपका? रिडक्शन क्या है आपका? गवर्नमेंट का कंट्रोल। ठीक है, लिखा भी जाता। ठीक है, समझ में आया आपका? चलेगा। इसका पर्पस क्या है? मेन पर्पस क्या है? इसके ऊपर पूछता है 2 मार्क का सवाल। मेन पर्पस क्या है आपका? एक तो देश का इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है
वो निकल सके बाहर, और नंबर 2 क्या, देश में कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, एक खाली पूछता था आपसे, गवर्नमेंट बजट का शीट लाया है क्या? लाया ना, मैं डिस्कस कर लेगा ठीक है क्वेश्चंस को, ठीक है, बस बजट कर देगा, ठीक है, चलेगा। इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या करना है, बढ़ाना है, और कंपटीशन को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ताकि एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस हो सके। समझ में आया आपका? चलेगा, ये 2 मार्क के लिए कभी कभी पूछ लेता है, रेयर चांसेस बट इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है, फॉर 2 मार्क्स। पर्पस क्या था, लिबरलाइजेशन का, ठीक है, कभी पेपर अगर गंदा बनाना हो तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है, चलेगा। कई सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया इन द पीरियड ऑफ 1991, चलेगा। तो लिबरलाइजेशन में क्या पड़ा, 2 चीज का रिमूवल, एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस, कम करना किसको, गवर्नमेंट कंट्रोल। पर्पस क्या था, अपना इकोनॉमिक पोटेंशियल निकालना, और अगर क्योंकि आपका कंपटीशन को इंक्रीज करना ताकि आपका एफिशिएंसी क्या हो जाए, ठीक है, सीधी बात है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल यहाँ पे लिख लेगा जितना बार आप टेस्ट दोगे, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा तो आपका एफिशिएंसी भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब अलग अलग रिफॉर्म्स था, मेरे हिसाब से इसमें आपको सामूहिक तरीके से आंसर बोलना चाहिए तो मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बढ़िया तरीके से याद है। सबसे पहला क्या था आपका, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, याद करो, 3 पॉइंट तो पीछे आ गया। सबसे पहला था लाइसेंसिंग, नंबर 2 था ये शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, कैटेगराइजेशन, नंबर 3 वाज एसएसआई, ठीक है। चौथा पॉइंट नया सीखा था, वो था मर्जर्स वगैरह करने में बहुत दिक्कत था, इसलिए कौन सा एक्ट आ गया था, एमआरटी एक्ट, द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है, उसको बोला था अपन एमआरटीपी एक्ट। तो वो अपने आप में साइड कर दो कि भाई पहले मर्जर्स के लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था, अब लेना पड़ता नहीं है ड्यू टू द एमआरटीपी एक्ट का, क्योंकि एक्ट आ गया है तो वो आपको गाइड करेगा कैसे आपको मर्जर करने का है, मतलब, ठीक है। फिर पहले का 3 पॉइंट, लाइसेंसिंग रिड्यूस कर दिया टू ओनली हाउ मेनी इंडस्ट्रीज, 5 इंडस्ट्रीज, जो कि सेंसिटिव इंडस्ट्रीज था उनको ही खाली क्या कर दिया, लाइसेंस लेना, उसके अलावा कोई भी, याद करो पहले क्या था, लाइसेंस वाज रिक्वायर्ड ऑन द न्यू इंस्टॉलेशन या फिर ग्रोथ या फिर डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इधर क्या लिखा हुआ है, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर द सेटअप ऑफ न्यू यूनिट्स और टू एक्सपांड और डाइवर्सिफाई दी एग्जिस्टिंग लाइन। समझ में आया? जो वहां पे रिक्वायरमेंट था उसको आगे क्या वर्ड आ गया, यहाँ पे सेम पॉइंट है, वहां भी सेम पॉइंट, यहाँ पे सेम पॉइंट, वहां चाहिए था लाइसेंस, यहाँ पे चाहिए नहीं, तो आप लोग इसी पॉइंट को याद करके वहां भी यूज कर सकते हो, वहां का पॉइंट को याद करके यहाँ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग याद करोगे कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है, चलेगा। नंबर 2, पब्लिक सेक्टर का रोल जो है कम हो गया, शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज जो था वो किसके कंट्रोल में था, पब्लिक सेक्टर के अंदर में था, उनका नंबर रिड्यूस हो गया, 70 से कितना हो गया था, 8। हम लोग के लिए कितना था, मेनली 3 ही, वैसे तो 8 है पर वैसे मेनली 3 ही। तो क्या क्या सेक्टर है, नंबर 1 डिफेंस, आर्म एम्युनिशन डिफेंस वगैरह, नंबर 2 वाज एटॉमिक एनर्जी एंड मिनरल्स, कई सारे मिनरल्स वगैरह, एटॉमिक एनर्जी वगैरह वाला पार्ट, और लास्ट का रेलवे। समझ में? इनको 7 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है, चलेगा। अगर आपको पूछा तो एनी ऑफ द फॉलोइंग पूछेगा, सारा तो पूछेगा नहीं आपसे, और बाई चांस नंबर 2 ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो कर रहा था कैटेगरी में, या किसको लिबरलाइजेशन दे दिया गया था, कौन सेक्टर को, तो आपको ध्यान में रह जाएगा, हिंट देकर समझ में आ ही जाएगा मोटा मोटी ये लिबरलाइज हुआ था या नहीं हुआ था, या वो अभी भी करेंटली आर्ट इंडस्ट्री में फॉलो कर रहा। समझ में आया आपको? चलेगा। डीरेगुलेशन ऑफ एसएसआई, याद है आपको कुछ रिजर्वेशन था किसके लिए, एसएसआई के लिए, उसको क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया, और लिमिट को इंक्रीज कर दिया, कितना से 5 लाख टू 1 करोड़। समझ में आ गया आपका, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स डन। 4 पॉइंट, लाइसेंसिंग, कैटेगराइजेशन वाला सवाल, ऊपर देखो जो लाइसेंस वाला था उसमें 5 था, कैटेगराइजेशन में 8 है, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है, एमआरटीपी एक्ट और टी रिजर्वेशन, चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक इजी है, इज इट फाइन, मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर फर्स्ट टाइम पॉइंट आया था सबसे पहले, आरबीआई जो है अलग कंट्रोल बनने लगे, क्या था, फ्रॉम अ कंट्रोलर टू द रेगुलेटर, कंट्रोलर से क्या बन गया, रेगुलेटर बन गया। अब वो जो है फ्रीडम दिया था किसको, बैंक्स को, कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट बैंक्स आया, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंक्रीज कर दिया, कितना 51% तक आपका इंक्रीज कर दिया था, और फालतू फुद्दू पॉइंट था लास्ट में, एक्सपेंशन करना क्या कर दिया था, इजी कर दिया, ठीक है। 4 पॉइंट फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का, क्या कहता है, नंबर 1 चेंज ऑफ द रोल ऑफ द आरबीआई फ्रॉम द कंट्रोलर टू द रेगुलेटर, टू द कंट्रोलर टू द रेगुलेटर। नंबर 2, ओरिजिन ऑफ द प्राइवेट बैंक्स, फर्स्ट टाइम प्राइवेट बैंक्स आया, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन हो, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज कर दिया टू अ लिमिट ऑफ 51%, ठीक है, किसमें, ऐसा नहीं कि बाकी अलाउड नहीं था, अलाउड है, अभी भी 100% एफडीआई भी अलाउड है कोई कोई चीजों में। तो अगर आप सिंगल ब्रांड का शोरूम खोलते हो, सिंगल ब्रांड जैसे नाइकी अपना शोरूम खोलता है, तो 100% एफडीआई अलाउड है, ठीक है, पूरा पूरी बाहर कंपनी कंट्रोल कर सकता है यहाँ का, अगर कोई शोरूम है तो एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो वहां बट बैंक्स को कितना अलाउड था, मैक्सिमम 49, पहले कितना अलाउड था, 49,
उसका लॉजिक बताया था आपको, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कंट्रोल चला जाता है, ठीक है। अभी उसको इंक्रीज कितना कर दिया, 51%। और एक्सपेंशन प्रोसेस को क्या कर दिया था, इजी कर दिया। हाँ भैया इसमें लिखा है वो रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, हाँ, तो मतलब रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हुआ या फिर रेगुलेटर हुआ? कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर। अच्छा अच्छा ठीक है, रेगुलेटर को बोलते हैं आप, हाँ ठीक है। रेगुलेटर तो क्या होगा आपका, फैसिलिटेटर, जो फैसिलिटेटर। सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है, देख रहा है, आपका हेल्प कर रहा है, ठीक है। गुड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैंने शायद कंट्रोलर टू रेगुलेटर बोले थे क्या, ठीक है। क्या होगा आपका, रेगुलेटर टू द फैसिलिटेटर, ठीक है। एक एमआरटीपी एक्ट का क्वेरी आया है हिमांशी का। एमआरटीपी एक्ट जो है बेसिकली पहले जब मर्जर्स वगैरह होता था, क्योंकि बाहरी कंपनीज को अगर इंडिया में आना है तो मर्ज वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। अब मर्जर्स करना, एक्सपेंशन करना, तो उसमें कई सारे प्रायर अप्रूवल चाहिए थे। और जहां आपको अप्रूवल का रिक्वायरमेंट है वहां मैं नाटक करूंगा, वहां मैं बोलूंगा हाँ, अगर लाना है तो ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। ये एक्ट लाने के बाद क्या क्लियर कट बता दिया आपको कि भैया ऐसे ऐसे होगा। एग्जाम्पल, सो देयर वाज नो इनकम टैक्स एक्ट, या देयर इज नो जीएसटी, तो जो दुकान वाला लोग अपना मर्जी के हिसाब से टैक्स ले लेता। आप बोल भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता कि वो लोग बोले यही नियम है, यही नियम है, यही नियम आपको देना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स एक्ट आया या फिर जीएसटी है, वो को बता दिया इस सामान में इतना टैक्स देने का, इतना इनकम में इतना टैक्स देने का। तो टेंशन है क्या अभी, नहीं भैया, एक्ट को रेफर करो, वही बाइबल है। कुछ केस भी करा तो वो कौन रेफर करे, किसको रेफर करेगा, आप एक्ट को रेफर करेगा। बात समझ में आया आपको, चलेगा, ठीक है। मोनोपोलिस, ये वाला नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था आपका, टैक्स रिफॉर्म। इसमें मैंने कुछ वाले पार्ट हटा दिए थे आपको, ठीक है। तो गवर्नमेंटल टैक्सेशन एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सॉरी पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ये दोनों किसके अंदर आता है आपका, फिस्कल। ये पार्ट मैं इसलिए एम्फेसिस नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये वाला पार्ट ऑलरेडी आपने गवर्नमेंट बजट वाला पार्ट में पढ़ लिया है, ठीक है। कि गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन होता है और खुद का एक्सपेंडिचर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। बट स्टिल फिस्कल पॉलिसी जो है, काम करो, लाया है मैक्रो वाला बुक, ठीक है। मैक्रो का बुक तो इधर ही है, तो उस पर लिख लो एक बार के लिए, उधर गवर्नमेंट बजट में लिख लो ये वाला पार्ट को, ठीक है। गवर्नमेंट का लिखो उधर, गवर्नमेंट टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्सेशन, गवर्नमेंट बजट में लिख लो, गवर्नमेंट टैक्सेशन प्लस पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी इज इक्वल टू फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। कभी अगर एक मार्क का सवाल बन गया तो यू नेवर नो ना। कहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट, उसका नाम? कहीं भी लिख लो भाई, शुरू में लिख लो, शुरू में लिख लो, कहीं भी जगह मिलता है लिख लो ऊपर में। गवर्नमेंट टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्सेशन प्लस पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, गवर्नमेंट टैक्सेशन प्लस पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी इज इक्वल टू द फिस्कल पॉलिसी। मतलब फिस्कल पॉलिसी अगर आपको पूछ लिया, इट रेफर्स टू व्हाट, द गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, कलेक्टिवली दे आर नोन एज द फिस्कल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। डन। तो यहाँ पर पढ़ने दरकार नहीं, इस समय पार्ट को कट कर रहा हूँ, ठीक है ना। याद है रिया को प्रॉपरली ऐसा पार्ट। नेक्स्ट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए, रिफॉर्म्स, ये बहुत सिंपल था। टैक्स को कम कर दिया, क्योंकि टैक्स रेट अगर कम करता है, ठीक है, सॉरी टैक्स का जो रेट है उसको कम करता है, तो अल्टीमेटली देखा गया था कि इवेजन जो है, टैक्स इवेजन, चोरी टैक्स का, वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इसलिए टैक्सेस को क्या कर दिया, कम। पहले कम किया फिर सिंप्लीफाई किया, पहले कम किया फिर सिंप्लीफाई किया, पहले कम किया फिर सिंप्लीफाई, ठीक है। तो रिफॉर्म्स कैसे लाया सर, बाय सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस, समझ में आया। रिडक्शन इन टैक्सेस, रिफॉर्मेशन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस, 3 पॉइंट, रिडक्शन इन टैक्सेस, रिफॉर्मेशन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सिंप्लीफिकेशन इन द प्रोसेस, ठीक है। टैक्स को कम करने का रीजन क्या था मेनली, ताकि टैक्स इवेजन क्या हो सके, कम हो सके। आप लोग के बुक में अंडरलाइन रहना चाहिए लास्ट वर्ड, टैक्स इवेजन, ठीक है, ठीक है। रीजन करके लिखो, टैक्स इवेजन, ठीक है, टैक्स इवेजन, सर अंडरलाइन करिए, आप बुक को वापस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, रिफॉर्मेशन क्या क्या था, कंसिडरेबल इफेक्ट्स लेकर आया था किसमें, इंडायरेक्ट टैक्सेस में, सच एज जीएसटी तो देखो आया नहीं था उस समय, ठीक है। टू फैसिलिटेट द इजी बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, फैसिलिटेट ईज इन बिजनेस एक्टिविटीज होना चाहिए था, बट ठीक है, ठीक है। मेनली क्या किया था, ताकि जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो कैसे हो सके, एकदम ईज के साथ में हो सके। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन में क्या था, प्रोसीडियर्स क्या कर दिया था आपको, तो इसमें तो कुछ याद करने दरकार अंदर वाला पॉइंट है नहीं, ठीक है। डन, ठीक है। इज इट फाइन, 3 पॉइंट था, क्या क्या था आपका सबसे पहले, रिडक्शन इन टैक्सेस, रिफॉर्मेशन इन इंडायरेक्ट टैक्सेस, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में,
ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ये तो बड़ा इजी वाला पार्ट है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ आपका, डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी। ठीक है, क्या लिखा हुआ आपका, डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी। सर क्यों किया था, ताकि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाए, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी क्या हो जाए, बढ़ जाए, ताकि हम लोग बीओपी क्राइसिस जो है उसको ओवरकम कर सके। ठीक है, टू ओवरकम व्हाट, द बीओपी क्राइसिस। नेक्स्ट नंबर 2, पहले हमारे फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो हो रहा था, अब उसके बाद क्या फॉलो होने लग गया, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि मेनली फ्लोटिंग बोल रहा है, बट अपन बाद में इंप्लीमेंट क्या किया, मैनेज एक्सचेंज रेट। इसलिए क्यों, ताकि जरा फेयर है, राइट, ताकि जो है रूपी जो है इज फ्री फ्रॉम व्हाट, कंट्रोल, एंड डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करेगा एक्सचेंज रेट। ठीक है, मेनली ये वर्ड लाइन आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको ये वाला मतलब ऐड करना है, ये तो आपको पता ही है कि इसमें कौन डिटरमाइन करता है, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट डिटरमाइन करता है, बराबर। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू, इज इट फाइन, मुझे बताइए कोई दिक्कत, सही है। नेक्स्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, याद है आपको, पहले ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बोलते ही फॉरेन ट्रेड वाला पार्ट बोल रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में क्या रिफॉर्म्स लेकर आया था फॉरेन ट्रेड को लेके, पहले वर्ड क्या था, मेन वर्ड क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर कई सारे एमसीक्यूज बनते हैं, आपको याद होगा, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स, काफी सारा बनता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर में। यहाँ पे इंपोर्ट क्या करना है आपको, कम करना है, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या करना है, बढ़ाना है आपको। ठीक है, उसको क्या बोलता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट दो चीज लेकर आया, वो था टैरिफ टैर कोटा। अगर मैं रेट ऑफ जो रेट ऑफ इंपोर्ट उसको खूब हाई कर दूं, उसको क्या बोलेंगे अपन, टैरिफ। कोटा क्या है, एक क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन है, लिमिट कर दिया, ठीक है, कितना इंपोर्ट करना चाहिए। समझ में आया आपको, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, इजी है। तो ये वाला अल्टीमेटली पॉइंट किसके बारे में रेफर कर रहा है, आपका फॉरेन ट्रेड के ऊपर। ठीक है, आइए क्या लिखा हुआ सर, रीजन लिखा हुआ देखो, तो ये रिफॉर्म्स क्यों लेकर आया था। नंबर 1, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए। नंबर 2, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए, एंड प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ द लोकल इंडस्ट्री। ठीक है, चलेगा। हाँ, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है, बट कितना याद करोगे पॉइंट्स, जितना याद हो गया उतना ठीक है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, ठीक है, ताकि देश में क्या हो सके, इन्वेस्टमेंट हो सके, ताकि लोकल जो है एफिशिएंसी उनका बढ़ जाए। ठीक है, या फिर इस तरीके से करो आप, ठीक है, ऐसे कर लो याद इसको, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस अगर बढ़ेगा, इंटरनेशनल अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो लोकल इंडस्ट्रीज का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो पता ही है, अगर देश में अगर यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज हो गया, तो अल्टीमेटली दूसरा वाला जन भी बहुत मेहनत करेगा या नहीं करेगा, मुझे बताइए। ठीक है, तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव की वजह से क्या होगा, एफिशिएंसी इन लोकल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो टेक्नोलॉजी भी लेकर आए। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो टेक्नोलॉजी भी लेकर आए। ये दोनों पॉइंट इस तरीके से आप याद कर सकते। ठीक, फिर जो जो वहां पे था टैरिफ कोटास वगैरह, उसको हटाना है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो तो, रिमूवल ऑफ द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोटास। ठीक है, कोटास को क्या कर दिया, ठीक है, कोटास को क्या कर दिया, हटा दिया। उसके अलावा एक्सपोर्ट ड्यूटीज क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स। मेनली आज भी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है ऑलमोस्ट नीली है हर जगह में, उल्टा आपको सब्सिडी मिलता है, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स। जैसे कोई सेंसिटिव चीजें होती है ना, एनिमल स्किन वगैरह, ऐसा होता है, एसेंशियल कमोडिटीज हो गया, उनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगता है अभी भी। ठीक है, उसके अलावा बाकी चीजें क्या है, उस पर सब्सिडी मिलता है आपको एक्सपोर्ट्स करने पे। ठीक है, नेक्स्ट, तो सीधा बात है, कोटास को आप हटा सकते हो, टैरिफ को आप कम कर सकते हो। कोटास को आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, टैरिफ को आप कम कर सकते हो, टैरिफ हटेगा थोड़ी ना, क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो रिमूवल ऑफ ये कोई कोटास, ये क्या हो गया आपका, समझ में है। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी क्या कर रहा है, आप टैरिफ को कम कर रहे हैं। और जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम था, ठीक है, ये उतना सिस्टम इजी उस समय भी नहीं हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक। जब से कंप्यूटराइज सिस्टम आया, तब से ये चीजें बहुत सिंपल हो गया। अदरवाइज बहुत हेडेक वाला काम है इंपोर्ट लाइसेंस कराना चीज। ठीक है, खाली हैजार्डस और एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज जो था, उसके लिए ही केवल क्या था आपका, इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। सर समझ में आ गया यशवी, 4 पॉइंट क्या क्या है आपका इसका, हटाया नहीं, रिड्यूस कर दिया, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को, रिमूवल ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, कोटा हटा दिया, मतलब तो बोल दिया इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। ठीक है, और वो वाला ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस नहीं था खाली, वो क्या था आपका, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, याद हो गया पॉइंट्स चारों, सारा पॉइंट्स याद हो गया आप लोगों को बढ़िया से। ठीक है, फॉरेन ट्रेड, बैंक्स,
इंडस्ट्रीज, ट्रेड, ठीक है, एंड टैक्सेस। 5 चीज, ठीक है, डन। इजी हो गया सब कुछ, बैठ गया दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लो, बनवा देता है, चाहिए तो बनवाने का फ्लो चार्ट हाँ 5 पॉइंट का, लो लिखो। तुम लोग बहुत मांगेगा तो क्यों नहीं बना करेगा। चलो याद भी करा दो हमको, और एक बना भी लो। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स फिर क्या था आपका, कोई बोलेगा नहीं, क्या हमें को लिखना है। फिर फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ठीक है, और क्या था आपका, ट्रेड इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड लिख देगा एक बार लास्ट पे, या ट्रेड एसेंस लिख देता, चलो। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में क्या क्या आया मुझे बताइएगा एक बार के लिए। डी लाइसेंसिंग ठीक है, डी डी लाइसेंसिंग, बट फिर भी कितना इंडस्ट्री में रह गया था खाली, 5 इंडस्ट्रीज में अभी प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपका, वो शेड्यूल ठीक है, वो क्या था, कैटेगराइजेशन को कम करना, बराबर, एग्जैक्ट एग्जैक्टली वही होता, डिक्रीज इन द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर लिखा हुआ है ना, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कितना से कितना हो गया था, 17 से 8, ठीक है, 17 से 8 था आपका। उसमें भी क्या 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 था आपका खाली, ठीक है, मेनली 3 सेक्टर था मेनली, एक था आपका डिफेंस, दूसरा क्या था आपका, मेंटेनेंस एटॉमिक प्लस मिनरल था ना, हाँ मिनरल बिजनेस ठीक है, नंबर 3। एक्सरसाइज का डी रिजर्वेशन ऑफ एक्सरसाइज के लिए क्या किया था ये लोग, कुछ टी रिजर्व विच वेर, या विच वेर मत लिखो, छोड़ो, बी रिजर्व्ड ठीक है। 5 लाख से तो क्या बोलेंगे आगे, 5 लाख से वो 5 लाख को क्या बोलेगा अपन, लिमिट मैक्सिमम ऑन इन्वेस्टमेंट व्हाट, स्मॉल स्केल ठीक है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किस पे, स्मॉल स्केल एसेट्स पे, एसेट्स कितना रुपया, 5 लाख से इंक्रीज होकर कितना हो गया, ठीक है। ये कब था आपका, 1950 में, ये कब था, 1980। बड़ा करना तो बता देना, हाँ दी दिख रहा होगा, छोटा छोटा करके दिख रहा है। नेक्स्ट क्या था आपका, इसका तो अपने आप में फुल फॉर्म ही जरूरी है, ठीक है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है। ये लोग क्या किया, प्रायर अप्रूवल का रिक्वायरमेंट अभी
restricted trade policy. এবার যদি বলি যে restricted trade policy, ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट डन। ठीक है, रिदम हो गया। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। ठीक है, चेंज इन द रोल ऑफ द चेंज इन रोल ऑफ RBI आरबीआई। कहाँ से कहाँ तक हो गया फिर? regulator to facilitator रेगुलेटर to facilitator. फैसिलिटेटर। ठीक है, नेक्स्ट, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन बैंक्स हो, राइट। नेक्स्ट, ठीक है, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑन बैंक्स कितना? 49 to 51. ठीक है, चलेगा। लास्ट पॉइंट क्या था? तो सारा चैप्टर को लिखवा सकता आईआईटी का। एड उसका भी लिखा रहेगा, मैक्रो का। ये वाला मैक्रो का भी लिखा है, लिखवाए या लिख के दे दे? लिखवाए, जैसा इच्छा। टाइम लग जाएगा, बस यही बात है। टाइम है इतना तुम लोगों के पास? या तो हम वो उसका क्लिप रिकॉर्ड करके दे देगा तुम लोग को। आईडी में तो एडी लिखवा दीजिएगा एडी एडी तो चलो ठीक है, लिखवाया हुआ भी है एडी। एडी तो लिखाया हुआ भी है पूरा। ठीक है, डन। आइए, टैक्स रिफॉर्म्स बताइए। रिडक्शन इन टैक्सेस, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, दोनों का ही क्या हुआ था? रिडक्शन हो गया था, राइट। फिर नंबर 2 क्या है आपका? उस पे लिखवा दीजिएगा रिफॉर्मेशन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नंबर 3 क्या था आपका? सिंप्लीफिकेशन। simplification. ठीक है, इसका मैंने अंदर का पार्ट इतना डेरिवेटिव लिखा नहीं, ठीक है, चलेगा ना? देखो, ये तो मैंने अपने लेवल पे बना दिया, आप लोगों को अगर इस पे ऊपर नीचे ऐड करे तो आप लोग कर सकते हो आराम से, ठीक है। हम्म, ठीक है ना? जिसके पास टाइम होगा वो लोग को बैठ के कर लेगा, तो लोग वन सेटिंग में बैठ के बना लेगा एक साथ। ठीक है, तो कुछ मिस आउट भी नहीं होगा। और एक दिन बैठेगा, सारा उस दिन बना लेगा बैठ के, है ना? उसी बहाने क्या फटाफट प्रायोरिटी में हो जाएगा। अरे तो ना क्लास में थोड़ा लिखवाएगा, पगला है क्या? तो 12 घंटा के लिए क्लास हो जाएगा फिर तो। नहीं मैराथन से पहले दिखता है तो बोल दे भाई, सबका अपना अपना शेड्यूल चल रहा है ना अभी। इसका जो सब्जेक्ट वीक हो क्या रखा उसको भी ठीक कर रहा है आप। चलिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या क्या था आपका? devaluation of rupees और ये इंपॉर्टेंट था, डी वैल्यूएशन ऑफ रुपी। ठीक है, इससे क्या होगा सर? तो क्यों किया आपने? ताकि बीओपी क्राइसिस आपका जो है वो क्या हो सके, बढ़ सके। वो कैसे होगा सर? एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करके, बराबर।
और नंबर 2 क्या था आपका? मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, बराबर। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट भी था। इस पे क्या किया था ताकि रुपी जो है उसको क्या हो सके, रुपी नॉट कंट्रोल्ड, ठीक है। एंड ये कैसे डिटरमाइन होगा आपका? इज इट फाइन? याद हो रहा है तो आप लोग को सारा पॉइंट्स? इसके पहले का 6 पॉइंट याद है तो आप लोग को वो शुरू का? अ, मैं एक काम करूंगा, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का, ठीक है, आज नहीं भेजूंगा, कल आप लोग को रिकॉर्डिंग भी शेयर करके छोड़ दूंगा। रिवीजन रिवीजन 5 एंड 6 का मैं रिकॉर्डिंग छोड़ के दे दूंगा आपको। जिनको रिवीजन करना है तो वो उससे भी रिवीजन कर सकते हैं, जिनको आके करना है वो आके कर लीजिएगा। मतलब कीपिंग फेब्रुअरी इनटू माय माइंड मैं डाल दूंगा। रिवीजन लेक्चर्स ही है, 40 मिनट्स का लेक्चर्स है सारा, ठीक है। जैसे अपन नॉर्मल कराते हैं वैसे ही है रिवीजन, ठीक है। तो बात के हिसाब से, और बाद में जब रिवीजन करना हो तो रिवीजन में कर लेना आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है। ऑप्शनल दे दिया मैंने, जिनका एग्जाम्स अभी आ रहा है उनके लिए। हाँ, सबसे पहले जिसका आ रहा है, ठीक है। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, प्राइस सबका ही आ रहा है। 15 तारीख से आप लोग का भी एग्जाम आ गया मोटा मोटी। 24 के बाद में नेक्स्ट एग्जाम कब है? सीबीएसई को पूछ रहे हैं। 13 क्या? 11 और 11 क्या है? तो आप लोग 24 से लेके 1 तारीख तक तो कर ही सकते हैं ना मेरे हिसाब से। हाँ, एक ट्रिप मार सकते हैं। 24 से लेके 31, 30 सॉरी 24 से लेके तो 28 का महीना है, 4 दिन ही मिलेगा खाली। 29 का महीना थोड़ी देना है। तुम्हारा संग निकल जाएगा। उस दिन एग्जाम है तुमको, अब तुमको रेस्ट चाहिए, वो भी इंग्लिश पेपर देने के बाद में। इंग्लिश पेपर शर्मा जाएगा, लगा हमको इतना इज्जत मत दो भाई। आइए, इसका क्या था लास्ट पॉइंट? ये भी अच्छे पॉइंट्स है वैसे तो। सबसे पहला क्या था आपका? रिमूवल ऑफ कोटा। सर कोटा को हटाने का है तो रिमूवल ऑफ, ये यशवी बताएगा, ठीक है। ऐसे सही बोला आपने, कोटास वो भी सही है, बट एग्जैक्ट पॉइंट याद करने में क्या दिक्कत है? क्वांटिटेटिव फ्रिक्शंस, इसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? कोटास, ठीक है। नंबर 2, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटीज। नंबर 3, रिडक्शन रिडक्शन ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? लास्ट पॉइंट, ठीक है। क्या था? रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। डन। उसके बाद क्या आएगा सर? हो गया ना? लिखना किसी का बाकी था क्या? हो गया तो सबका? आइए, प्राइवेटाइजेशन। सर प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? ओनरशिप चेंज करना है फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जैसे पीएसयू बोलता है इसको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को टू द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, चलेगा। तो पब्लिक सेक्टर से अगर प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्जन हुआ उसको क्या बोलता है? प्राइवेटाइजेशन, ठीक है।
अच्छा, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, छोटा पार्ट है ना, पूछ लेता है अगला पार्ट को, ठीक है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन कैसे कैसे हो सकता है, देखो सीधा बात है, आप जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, या तो आप पूरा का पूरा ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, या अब उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, पूरा का पूरा वो एंटिटी ही प्राइवेट एंटिटी बन गया, या तो इस तरीके से कर सकता है, या फिर पार्ट बीएसएनएल वाला केस पे मैंने कुछ पर्टिकुलर अपना शेयर जो है पब्लिक को दे दिया खरीदने के लिए, बराबर, उसको क्या बोलता है अपन, डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलता है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो दो तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, ठीक है। एक क्या है आपका, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, पूरा का पूरा ओनरशिप आपने किसमें कर दिया, कन्वर्ट कर दिया टू द प्राइवेट सेक्टर। समझ में आया, पूरा का पूरा ओनरशिप, तो आपने पूरा का पूरा ओनरशिप जो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किया, किसका किसका, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। दूसरा वाला केस में क्या किया आपने, सर कुछ एक पार्ट ऑफ द पीएसयू बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द इक्विटी, बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द इक्विटी, ठीक है, टू द पब्लिक इज नोन एज व्हाट, डिसइन्वेस्ट। इसके ऊपर अलग से 1 से 2 मार्क पूछता है, एक ही मार्क लिखता हूं मैं एक बार के लिए, 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकता है आपको व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट बोल के, या फिर पूछ सकता है कैसा एग्जांपल देके पूछ रहे कि क्या होता है, ठीक है, द आंसर इज व्हाट, दिस इन्वेस्टमेंट। चलेगा। तो दो तरीके से होता है, या तो पूरा का पूरा ओनरशिप ट्रांसफर कर दे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, या फिर सेलिंग अ पार्ट ऑफ इट्स इक्विटी टू द पब्लिक। ये लैंग्वेज आना चाहिए, सेलिंग अ पार्ट ऑफ द इक्विटी टू द पब्लिक इज नोन एज व्हाट, दिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आइए क्या लिखा हुआ देखिए तो, the private contraction of public sector, the private sector is no longer restricted to the entry in any of the industry except तीन चीजें, देखो मेनली तीन चीजें लिखा हुआ है आपका, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब सेक्टर्स में प्राइवेट आराम से घुस सकता है। PSUs have been sold by central government to the private sectors which are incurring what, losses. PSUs have given additional power and freedom to enter into joint venture, joint venture मतलब मिलके काम करना, ठीक है, and raise tax। समझ में आया आपको, चलेगा। क्वेश्चन बताइए इसका आंसर, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नहीं भाई जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रॉफिट में है, क्या उनको भी डिसइन्वेस्ट करना चाहिए क्या, नहीं नहीं भाई, वो प्रॉफिट में तो क्या है, उसको डिसइन्वेस्ट करेगा, राइट, तो रख के रखेगा। जो गवर्नमेंट है वो कौन सा इंडस्ट्री को डिसइन्वेस्ट करेगा, लॉस ठीक है, जो लोग लॉस इनकरिंग है, ठीक है। ये नवरत्न पॉलिसी था, ठीक है। अब देखो एक खराब चीज बताया था आप लोगों को, इस पे से पूछता है, ठीक है, बट आई डोंट रेकमेंड इट टू रिमेम्बर, ठीक है। मतलब मेरे को केस पे अगर ये आ गया, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का देखा हुआ याद रह गया तो लिख देने का, ये तो कोई बात नहीं, इतना स्ट्रेस ले लेने का, ठीक है। जबरदस्ती का मैं याद करने नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है, सेवा वालों के लिए पर्टिकुलरली पूछता है ये वाला पार्ट, बट देयर इज नो ऑप्शन, कुछ नहीं कर सकता, देख लो, रीडिंग कर लो इसको, मैं खाली ये लिखूंगा ऊपर में, जस्ट रीड बोल के लिखूंगा, तब तक तो समझ में आ गया आपको। जो पीएसयूज जो है ना, पीएसयूज जो प्रॉफिट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था उसको एक कैटेगरी में डाल दिया, उसको क्या बोला था अपन ने, नवरत्न, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। देखो क्या लिखा था, ग्रांटिंग ऑफ द नवरत्न स्टेटस resulted in the better performance of these companies, encouraged by their better performance the government decided to retain the navratnas in the public sector and enable them to expand into the global markets, ठीक है। तो मेनली क्या था इनको, कि सर जो उन्होंने अच्छे से इफेक्टिवली काम किया है, ठीक है, उसको नवरत्न का कैटेगरी दिया, ठीक है, तो इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म एंड टू एनेबल द पीएसयूज टू परफॉर्म व्हाट मोर इफेक्टिवली, ठीक है। ये रहा 10 महारत्नस है, 14 नवरत्नस है और 74 मिनी रत्नस है, याद करोगे बैठ के, सही ना, मतलब हम लोग कोई नाम पूछते हैं कभी कभी पूछ लेता है, चार्जेस कम है। दिस क्वेश्चन वाज वेरी प्रोमिनेंट व्हेन इट केम टू टर्म 1 का एग्जाम पिछले साल, क्योंकि वो एमसीक्यू था, उसमें पूछना इजी था, बट आप लोगों के केस में बनता तो नहीं है, ठीक है, कि पूछे आपको, ठीक है, मेरा सारा रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगा, सब पूछने लग जाएगा भाई सब, ठीक है। 10 महारत्नस, 14 नवरत्नस और 74 मिनी रत्नस, इतना याद कर लो हो जाएगा। कुछ कुछ अगर नाम याद हो जाता है, आईओसीएल वगैरह याद है, बड़ा बड़ा भेल सेल, ठीक है, आईओसीएल, ये सारा जो है ना, सारा कंपनीज जो है वो किसमें आता है, महारत्नस में आता है, ठीक है। हाँ, बीएचईएल नहीं पता, अच्छा और है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब जो है वो किसके अंदर आता है, तो जो सुना हुआ है थोड़ा सा देख लिया बस हो गया, और नहीं यार टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, नहीं आएगा, टेंशन मत करो, ठीक है। अब सुनो, मैंने आपका ग्लोबलाइजेशन में भर भर के लेट लेट के दे दिया आपको, ठीक है, इतना नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़ा बाबुओं को ज्यादा दे दिया मैंने, पॉजिटिव इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट सबको दे दिया, ठीक है, इतना नहीं चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा चांसेस भी कम रहता है, पूछ लेता है कुछ कुछ, बट चांसेस कम रहता है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी क्लास 10 में टेस्ट कर लिया है लोग, याद है तो, आया था, हम लोग
हम लोग नहीं दिया था। तुम लोग नहीं दिया, ठीक किस्मत था, किस्मत एक ही बार। ठीक है, जो 12th निकल के चला गया लोग तो कितना लोगों को लगता है उस समय हम तुम लोग को 12th में आना चाहिए था। हाँ, चलो ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक यहाँ तक पढ़ेंगे एंड देन विल एंड। ठीक है, आइए। द इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, the integration of domestic economy with the world economy through the removal of barriers, international trade and capital movement is known as what? को पता है, एक बड़ा सा विलेज बन जाता है जहाँ पे सभी के सभी लोग कॉम्पीट करते हैं, सारा कंट्री जो है वो एक ही कंट्री होता है, सब लोग आपस में कंपटीशन करेगा, मिल बांट के रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से जन्म हुआ था मल्टीनेशनल कंपनीज का। ठीक है, जो अपना कंट्रीज जो है अपना एक्सपेंशन जो है अलग अलग प्रोसेस में कर ले डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, तो पता है ना आप लोगों को, तो कर लोगे क्या रीडे वाला पार्ट को, ये तो बुद्धू क्लास 10 वाला पार्ट हो जाएगा तो श्योर आगे बढ़ सकता हो, पक्का तो, अरे हाँ बोलो, रिदम में बताया ये मतलब ये, हाँ। ठीक है, आइए, आउटसोर्सिंग को स्टार मार्क करिए। ठीक है, आप लोग एक्सपर्ट है इसके बारे में, आपको पढ़ाना क्या दरकार पड़ा हुआ है, आप लोग का प्रोजेक्ट कोई और करता आउटसोर्स। ठीक है, इससे टाइम बचा लेगा ताकि आप अकाउंट्स वगैरह प्रैक्टिस कर सको, वो बोल रहे हैं आप लोग समझदार लोग हैं। ठीक है या नहीं? तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, भाई मैं अपना कंपनी में सब कुछ सेटअप करूंगा, मैं R&D डिवीजन भी रखूंगा, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करूंगा, मैं लॉजिस्टिक्स भी संभालूंगा, सब कुछ अगर मैं संभालूंगा तो अल्टीमेटली आई विल बी अ जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। उससे अच्छा मेरा कॉस्ट बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो जिसमें बेनिफिट है जिसमें अच्छा है उनको क्या करेगा, उनको हैंडल करने दो। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलता है, आउटसोर्सिंग। एप्पल खुद क्या करता है, सिर्फ आराम से बैठ के R&D वगैरह करता है, डिजाइन वगैरह डिजाइन वगैरह करता है कि इस तरीके से चाहिए, नॉच इधर से चाहिए, इसको ऐसे करो, पतला करो, ऊपर करो, नीचे करो, ऐसे करो, ये सब कर लेगा वो, उसका सारा डिस्क्रिप्शन क्यों दे देगा आपका। ठीक है, आपको पता होगा फॉक्सकॉन बोल के कंपनी है। ठीक है, तो ये लोग बनाता है आपका मेन जो आईफोन का मॉडल्स वगैरह होता है वो सब बनाता है, फॉक्सकॉन बोल की कंपनी है। चिप अलग बनाता है, चिप लोग खुद भी बनाता है, इन हाउस भी बनाने लग गया आजकल चिप वगैरह। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स अलग बनाएंगे, बैटरी अलग जन बना रहा है, अलग जिंदगी मौज। ठीक है, अच्छा यूएस वगैरह भी बहुत स्मार्ट काम किया, जितने भी बड़े बड़े आईटी कंपनीज है ना, उनने सारा आउटसोर्स कर दिया इंडिया को सर्विसेज के लिए, आईटी का। टीसीएस वगैरह आपको पता होगा, इनके पास मेजर क्लाइंट्स यूएस वगैरह का ही है, सारा काम दे दिया। मतलब देखो क्या होता है, इतना स्मार्ट काम है देखो, यूएस बोलता है सारा झमेला छोड़ दिया वो, पूरा का पूरा झमेला अगर एग्जाम्पल वो लोग खुद करेगा तो झमेला किसके ऊपर आएगा, उनके ऊपर आएगा। उससे बेटर क्या कर दिया, टीसीएस को दे दिया, अच्छा लगा काम तो काम में रख लेगा, नहीं लगा दूसरा को ढूंढ लेगा। आप कभी, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल, मैंने जब सीएगेट का वो लिया था, हार्ड डिस्क लिया था, तो डेटा रिकवरी जो है खुद सीगेट नहीं करता, वो किसी को आउटसोर्स करके रखा है इंडिया में, उसके अंडर करवा लो, उसको बोल दिया सीगेट थोड़ा थप्पा दे दिया कि हाँ तुम कर सकते हैं मेरे बिहाफ पे। दैट्स द प्रोसेस ऑफ व्हाट, आउटसोर्सिंग, जहाँ पे खुद का टेंशन नहीं ले रहे हो आप। ठीक है, और आगे से लेके जा रहे हो। एक कंपनी था आपका जिसका नाम मैं भूल गया, शर्ट ये सब कपड़ा वपड़ा बनाता है, वो खुद का एक कपड़ा नहीं बनाता है। ठीक है, उसने क्या कर दिया, अलग अलग प्रोसेस कर दिया, जैसे एग्जाम्पल उन्होंने क्या कर दिया, 10 लाइन से टेलर लगवा दिया। आप देखो वैसे टेलर नहीं होता है, बट कैटेगराइजेशन समझ में आ गया ना, जैसे 10 टेलर है, एक सिर्फ कॉलर बनाएगा, एक बटन लगाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल फैब्रिक मतलब खोल के दे देगा आपको, नॉर्मल फैब्रिक दे देगा, एक डिजाइनिंग, वो लोग खाली बैठ के खाली करेगा क्वालिटी इंस्पेक्शन, सैंपल लेकर आएगा, क्वालिटी चेक करेगा, थप्पा लगाएगा अपना। अच्छा खुद का जो वो ब्रांड होता है ना वो भी लगाता नहीं है वो लोग, पैकेजिंग भी कोई और करके दे देगा वो लोग को, पैकेजिंग सब कुछ वो लोग कोई और करके देगा आपको, वो सिर्फ आएगा चेक करेगा, हाँ हाँ अच्छा बना है, ओहो खराब बना है, इतना करेगा क्वालिटी इंस्पेक्शन। ठीक है, और इस तरीके से और आपको हंसी आता होगा, सबसे ये सब होता है, जो थोड़ा सा बाजार में बैठता है जिसको आइडिया होगा, तुम लोग को आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, सब बनता है इंडिया में, इसे तो नाइकी नीचे निकू सब बन जाता है। समझ में आया आपको, चलेगा। तो ये प्रोसेस क्या है आपका, आउटसोर्सिंग का। ठीक है, नाउ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम होम, external sources mostly from the other countries which have provided internally और from within the country। एडवांटेजेस क्या है, भाई जिस कंट्री में आउटसोर्स हो रहा है उस देश में क्या बढ़ता है आपका, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, नंबर 2 क्या है, भाई आपने को समझ में आया कि अच्छा ये लोग ऐसे काम करता है, ये टेक्निक लोग काम करता है, ये सॉफ्टवेयर काम करता है, ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट, तो ये लोग सब आपस में शेयरिंग किस चीज का होता है, टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट, अपने क्योंकि ऐसे अपन बाहर के इंडिया का वर्ल्ड का काम कर रहे हैं, तो भारी भी लगता है ना अपने को, तो इंटरनेशनल वर्जिनेस अपना क्या हो रहा है। नेक्स्ट, ऐसा आएगा तो क्या होगा, मतलब ये था लास्ट वाला पॉइंट, क्या कुछ पॉइंट मिला नहीं तो डाल दिया वाला पॉइंट है, तो सब समझ नहीं आ रहा था इसलिए ये वाला डाल दिया, ऊपर लिख ही दिया एम्प्लॉयमेंट, तो ये वाला पॉइंट दरकार या तो समझ में नहीं आया हमको, पर डाल दिया लोग। ठीक है, स्मार्ट पीपल। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, फिर इंटरनेशनल वर्जिनेस, टेक्निकल नो हाउ शेयर करना,
बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन। तो एम्प्लॉयमेंट इससे लिंक कर लो आपस में, ठीक है। टेक्निकल नो हाउ से आपका इंटेलेक्चुअल वर्दीनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है साहब, अक्षित साहब 4 पॉइंट याद हो गया, क्या क्या है? ये better standard of living and employment, international enhance international worthiness. क्यों होगा? अरे देख, नहीं नहीं, देखना बोला ही नहीं। वो बोला वो चलेगा, बोलो आगे पॉइंट बताओ ना, हमको फर्क पड़ रहा है। हाँ याद नहीं आ रहा है, क्या था? एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नो हाउ। अरे अभी भूल जाएगा तो कैसे होगा, बताइए बकरिया जलेबी। ठीक है, इंडिया के लिए फेवरेबल क्यों है, आपको खराब नहीं लगना चाहिए एकदम भी। इंडिया के लिए फेवरेबल नंबर 1, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ, पहले चीप बोल दिया, फिर मन बनाने के लिए ऐसा नहीं है, मतलब चीप है साथ में स्किल्ड भी है। ठीक है, तो चीप लेबर है, फिर क्या है, स्किल्ड मैन पावर। गवर्नमेंट काफी फेवरेबल, ठीक है, खूब सारे देख रहा लोग, वर्ल्ड टूर मार के आ रहे हैं अपना प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, टैक्स हॉलीडेज, लो टैक्स रेट्स, आपको पता होगा ये सब मिलता है। ठीक है, रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, आईटी सेक्टर। इंडिया में अगर एक सेक्टर एकदम दबा के बढ़ा है तो वो कौन सा सेक्टर है, आईटी सेक्टर, ड्यू टू व्हाट, आउटसोर्सिंग। समझ में आया आपको, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, 4 पॉइंट अमन साहब, क्या क्या है? इंडिया का लगा, हाँ देख के बता दो पूरा, अरे किताब को ऐसे रख लो ना, इतना क्यों झुका रहा है, आपको तकलीफ क्यों दे रहा है ऐसे? हाँ 15 बार देख चुका है, फिर भी पॉइंट नहीं आया मुझसे, देखो अभी भी देख ले 6वां बार, इधर भी देख लिया। इसको याद करना पड़ रहा है, पीस एक्ट सबको सब नमूना मिला है इसका, और शर्मा तो ऐसा रहा जैसे लड़की फाइनल कर दिया इसका, लड़की का भाई थ्रू वैसा लग रहा है हमको। देखो अभी भी याद कर रहे हैं, रिमझिम बताओ। availability of skilled men, स्किल मैन पावर, वो जो कि चीप भी है। ठीक है, फिर easy गवर्नमेंटल, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो क्या है, फेवरेबल है, इसकी वजह से आईटी सेक्टर जो है वो बढ़ चुका। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसका, नहीं नहीं थोड़ा बहुत पीछे का बाकी है, हाँ। डब्ल्यूटीओ सुना है क्या? ठीक है, वाह वाह। ठीक है, पहले क्या था आपका, गैट था, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, ये एग्रीमेंट था आपस में, कंट्रीज लोग बोला हम लोग मिल बांट के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, जीए डबल टी के कई सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, कई सारे इश्यूज थे, एग्रीकल्चर सेक्टर कवर्ड नहीं था, कोई प्रॉपर पावर नहीं था, इसलिए क्या बना आपका डब्ल्यूटीओ। क्या इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर है क्या? है। कब सेटअप हुआ था ये, 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, जेनेवा में। इसे कितने कंट्री मेंबर्स है, 164, 23 क्या है, ऑब्जर्वर कंट्री है। ठीक है, डायरेक्टर का नाम एक बार देख लेना भाई, पुराना लिखा हुआ है, बस हो गया। ठीक है, रोल फंक्शंस क्या क्या है डब्ल्यूटीओ का, इंटरनेशनल ट्रेड देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, वॉच डॉग, ठीक है, ट्रेड नेगोशिएशन में हेल्प करता है, और बाकी इंडस्ट्रीज को फ्यूचर स्ट्रेटेजीज को पूरा करने के लिए हेल्प करता है। क्या क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, ट्रेड बैरियर्स को हटाता है, वॉच डॉग की तरह रहता है, ट्रेड नेगोशिएशन होने देता। ठीक है, तो एनी 2-3 पॉइंट याद कर लेना इसमें, ठीक है, एनी 2 और 3 पॉइंट्स। इसका स्पेलिंग बताओ ना, स्पेलिंग एनजी ओ और है, ओके ऑन, ओके ओ एन, और बाकी है ई। सुनो अगर एग्जाम में आया छोड़ दो, ठीक है, कोजी ओफोंजो एलिया जापान का होगा। हो सकता है। ठीक है, आप जो भी हो बहुत बढ़िया है। आई वांट टू मीट योर फादर एंड मदर वंस। क्या सोच के नाम। ठीक है, चलेगा। अब इंडिया क्या डब्ल्यूटीओ का मेंबर है क्या? हाँ। हाँ सर है, क्योंकि मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अपन करता है। ठीक है, ओके, डब्ल्यूटीओ को समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये वाला पढ़ लो तुम्हें क्वेश्चन, कि कुछ लोग फेवर में रहता है कि डब्ल्यूटीओ का मेंबर होना चाहिए, कुछ लोग अनफेवर रहता है कि फेवर में कि मेंबर नहीं होना चाहिए डब्ल्यूटीओ का।
इंडिया को क्या ये सीबीएसई को क्या चाहिए ये वही सीबीएसई का आंसर। सीबीएसई को फेवर चाहिए ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड जो डब्ल्यूटीओ का थोड़ा वेस्टर्न इंस्पायर्ड है ही, ज्यादातर जो बेनिफिट देता है वो वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादातर मिलता है। तो इंडिया एक्सपोर्ट करने के चक्कर में भी कई सारे रेस्ट्रिक्शंस डाल देगा। जैसे एग्जांपल, अगर इंडिया रेस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट करने का तो ये बोल देगा कि इंडिया में चाइल्ड लेबर यूज होता है, तो हम लोग चाइल्ड लेबर को प्रमोट नहीं कर सकता, वो अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है, तो हम लोग ऐसे सामान को इम्पोर्ट नहीं कर सकते। या फिर ऐसे बोलेगा कि ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ में नहीं है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, पैकेजिंग अच्छा नहीं है, तो इसलिए अपन भी क्या करता है, आजकल हीरो बनने लग गया। अपन अपना क्या मंगवा लेते, फ्रूट्स वगैरह कहीं बाहर से मंगवाए ना, तो बोलेगा ये डीप फ्रीजर में नहीं आया, प्रॉपर्ली पैकेजिंग में नहीं आया, खुद का यहाँ पे सड़ रहा है फ्रूट्स, बट बाहर वाला फ्रीज जाना चाहिए प्रॉपर्ली एकदम। तो अपन भी हीरो कर रहे हैं वैसे। ठीक है, चलेगा, डन हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्जाम के लिए कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन है पीछे के। ठीक है, इसको आप लोग प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द एलपीजी पॉलिसी, ठीक है, मैंने स्टार मार्क में इसलिए करके रखा है यहाँ पे। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द एलपीजी पॉलिसी, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में क्या क्या इंपोर्ट आता है सर, सबसे ज्यादा रेट किसमें इंक्रीज हुआ आपका, सर्विस सेक्टर में इंक्रीज हुआ। मेन रीजन क्या क्या है इसका, नंबर वन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सर, लिबरलाइजेशन एंड इट्स वेरियस रिफॉर्म्स reduce what, trade restrictions on the movement of international finance, causing a huge inflow of foreign capital, FDI and outsourcing to India, leading to a growth of the service sector। कि देश में सब जब लिबरलाइजेशन हुआ, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटा, बाहर के लोग को इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन आया, तो खूब ज्यादा पैसा जो इंडिया में आया। ठीक है, और इन सेक्टर्स में काफी फ्लरिश हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, बेटर परफॉर्मेंस ऑफ सम ऑफ द सर्विस सेक्टर, टेलीकॉम इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, फाइनेंस और ट्रैवल जो है आप एकदम धमाकेदार तरीके से बढ़ा रहा है। ठीक है, बेटर टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ ऑफ आईटी एंड चीप एंड स्किल्ड लेबर, इंडिया के पास में अवेलेबल चीप एंड स्किल्ड मैन पावर। समझ में आया आपको? चलिए, क्या लिखा, इंडिया हैज बिकम द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ फॉर आउटसोर्सिंग बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चीप एंड स्किल्ड। ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा, 4 पॉइंट क्या क्या था, नंबर वन, सर मेजर रीजंस क्या था सर्विस सेक्टर का बढ़ने का, नंबर वन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन आया, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हटा, इंटरनेशनल फाइनेंस इंडिया में आया, पैसा आया कहाँ पे, सर्विस सेक्टर में, राइट। नंबर टू, खुद सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा किया है, आईटी स्पेशली बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, और चीप एंड स्किल्ड। ठीक है, फाइनली पूरा चैप्टर में कहीं जिक्र नहीं किया, एग्रीकल्चर में क्या इंपैक्ट आया था। ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो था पहले से क्या कर दिया था, कम कर दिया। ठीक है, स्पेशली इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, याद है आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था अपन ने कि देश में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स मंगवाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देता था, राइट। तो उसको दे रख लो, तो लेट के पढ़ाई करो ना। ठीक है, फर्टिलाइजर सब्सिडी जो उसको क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया, हटा दिया था बेसिकली, ताकि क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। लिबरलाइजेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो गया, रिमूवल ऑफ एमएसपी, कोटास बढ़ गया, इसकी वजह से क्या हुआ आपका, इंटरनेशनल कंपटीशन की वजह से काफी ज्यादा हालत खराब हो गया था। शिफ्ट टू कैश क्रॉप्स लीडिंग टू द प्राइसिंग हाई प्राइसेस ऑफ द फूड क्रॉप्स। ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या था, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, रिमूवल ऑफ सब्सिडी लिंक्ड अर्लियर, राइज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, चीप इंपोर्टेड गुड्स एंड अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बोलो, फॉर्चुनेटली बोलो, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ। ठीक है, ये जो लास्ट का पार्ट है इसको प्लीज याद करने की कोशिश करो, प्लीज याद करने की कोशिश करो, उपाय नहीं है हमारे पास पे, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया तो यही पॉइंट लिखना है आप लोगों को। It's ही है सारा इसमें हाँ, डीमेरिट्स दिया है। ठीक है, एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या इंपैक्ट आया, पहला बात तो। नंबर टू, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना इंपॉर्टेंस तो दिया नहीं था इन द 1991 पॉलिसीज, व्हाट वाज द एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, डिड एग्रीकल्चर आल्सो ग्रो एट द सेम रेट दैट द सर्विस सेक्टर ग्रू, इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई, और स्टेट द रीजन। इस तरीके से बना बना के पूछा था, अल्टीमेटली यही पूछेगा कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से हालत उनका खराब हो गया था, क्या क्या रीजन था उसका। ठीक है, समझ में आया आपको, ये पॉइंट्स को प्लीज याद कर लीजिए। और आगे का जो डीमोनेटाइजेशन वाला बात है उसका मैं लेक्चर आपको आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलेगा, मैंने कल ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसको प्लीज याद कर लीजिए, नहीं तो फिर याद नहीं होता घर पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास पे। इसको रीड कर लो, फिर आगे वाला पार्ट लिखवा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये नेक्स्ट चीज क्या था
Wait. क्या चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि तुम्हारा दाम जो है तो वो कम या वो नहीं करते वो लोग मिसयूटिलाइज नहीं करते तुमको इसलिए वो लोग तुमको एक मिनिमम प्राइस देता था बफर स्टॉक के लिए बफर स्टॉक बता दिया लिखवाने वाला काम करे गवर्नमेंट बजट डिस्कस करे कुछ फिर इसका बोल रहे हैं इस चैप्टर का खाली अभी ये लास्ट आउटसोर्सिंग वाला पार्ट ही लिखा है वो तो ग्लोबलाइजेशन और हुआ पॉइंट याद ठीक है लिबरेशन वाला ये वाला पार्ट तो हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन में तो इजी है ठीक है प्राइवेटाइजेशन वाला पार्ट में क्या लिखे फटाफट अपन बताओ तो थोड़ा फास्ट फास्ट लिखेंगे ठीक है ताकि अपने को थोड़ा टाइम मिल जाए ठीक है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर करने का तो तरीका था ठीक है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट या फिर नंबर 2 क्या था आपका दिस इन्वेस्टमेंट ठीक है इस पे क्या था आपका इस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था आपका सेलिंग अ पार्ट ऑफ इक्विटी टू द प्राइवेट सेक्टर बराबर पब्लिक होगा तो पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर हो गया बात तो एक ही है चलो ठीक है उसके अलावा और कोई पॉइंट था ठीक है डन और कोई स्पेसिफिक पॉइंट जो मैंने मिस किया हो जाएगा यशवी ग्लोबलाइजेशन तो हो जाएगा सेल्फ ठीक है मैं हेडिंग लिख देता खाली बस आप लोग ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से जगह छोड़ दीजिएगा अपने हिसाब से ठीक है उसके अलावा क्या पढ़ा पहले आउटसोर्सिंग एंड इम्पैक्ट तरफ ठीक है नेक्स्ट लिख लिया था ना हो गया ना जल्दी लिख थोड़ा जल्दी आउटसोर्सिंग हो जाएगा ठीक तो फिर आउटसोर्सिंग हो जाएगा अगर आप लोग बोल रहे हो लास्ट में इंसेंटिव इम्पैक्ट वाला पार्ट लिखवाया था लास्ट खाली ठीक है आउटसोर्सिंग हो जाएगा हाँ आउटसोर्सिंग ठीक है ये हो जाएगा आपका फिर GATT वाला पार्ट ये सब तो इजी है डायरेक्टली दिया हुआ ठीक है ये हो जाएगा है हाँ ठीक है तो लास्ट का इम्पैक्ट ठीक है इम्पैक्ट्स सबसे ए सर्विस सेक्टर पे ठीक है डेवलपमेंट हुआ था क्या डेवलपमेंट हुआ ठीक है ड्यू टू द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वो रिफॉर्म्स क्या क्या था मुझे बताइएगा एक बार के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म इस पे क्या हुआ था आपका लिबरलाइजेशन के बाद में डीलाइसेंसिंग हुआ ठीक है इसकी वजह से क्या हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था ना सॉरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो था वो क्या हो गया था
कम हो गया था, उसकी वजह से क्या हुआ आपका, इनफ्लो ऑफ व्हाट, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल बोल सकता है ना, या फिर एफडीआई, ठीक है, उसके वजह से ह्यूज ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से इजी वाला पार्ट लिख के लिख दिया, अब आप लोगों को इसमें से कुछ सोफिस्टिकेटेड पार्ट डालना है तो डाल सकते हो आप इस पे, ठीक है। डन, हो गया सारा पॉइंट्स कवर। नंबर 2, बेटर परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट, ऑफ सर्विस सेक्टर। कौन सा सेक्टर था आपका मेनली, टेलीकॉम आईटी आईटी, टेलीकॉम, फिर ट्रैवल एंड फाइनेंस, ठीक है। नंबर 3, आईटी सेक्टर का, ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर का, ठीक है। उसके अलावा नंबर 4, चीप एंड, पावर ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर क्या क्या था, रिमूवल ऑफ सब्सिडी रिडक्शन ऑफ, पब्लिक सेक्टर रिडक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर ऐसे कैसे लिखिएगा आपको, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक सेकंड, रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, स्पेशली क्या है, इंफ्रा, इंफ्रा फैसिलिटीज ना, रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट स्पेशली क्या है आपका, फिर रिमूवल ऑफ सब्सिडीज रिमूवल ऑफ, सब्सिडीज से सब्सिडी लिखा हुआ है क्या, फर्टिलाइजर सब्सिडीज ऑन, फर्टिलाइजर्स उसकी वजह से क्या हुआ था आपका, कॉस्ट बढ़ गया जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो क्या हो गया था, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया था आपका, बढ़ गया। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी उसकी वजह से क्या हुआ था, कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया था ना, हाँ ठीक है। फॉरेन कंपनी फॉरेन कंपटीशन, लास्ट, उसकी वजह से क्या हुआ था आपका, शॉर्टेज ऑफ, मेरे को फाइल भेज देना।
गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का ठीक है। विद दैट योर चैप्टर ऑफ आईडी जो है चैप्टर नंबर 3 इज डन। हाँ, इसमें खाली वो बच गया डिमोनेटाइजेशन वाला पार्ट, उसका भी मैं लिंक आज आपको शेयर कर दूंगा।